हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है एचटेट की, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज ऑन योर डिमांड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब बोल रहे थे। सो इट्स अ बिग टॉपिक, तो आई विल अपलोड द वीडियो इन 2 पार्ट्स। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। एक्चुअली क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा हैं इसके, और अभी तक तो मुझसे पूरे क्वेश्चंस तो मैंने लिखे भी नहीं हैं। तो जितना बन पाया उतनी वीडियो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन मंडे। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा है। ऐसा मत कहना कि मैम आपने आधी थ्योरी करवाई है या आधा लिखवाया है। आई जस्ट पुट ऑन दी ओनली फॉर्मूलाज हेयर, या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए। एज एन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब भी हमारा चार्ज रेस्ट पे होगा, उसके बारे में हमें स्टडी करना है, उसके पैरामीटर्स निकालने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनकी एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ करवानी थी एक दो। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है एज इन इलेक्ट्रिक चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इफ ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के पास नेगेटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया दैट विल हैव नेगेटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया उसके पास उतनी ही एफिनिटी का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इफ़ वी हैव टू मेज़र द चार्ज ऑन एनी बॉडी, तो वो हो जाता है n इंटू ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व होता है ऑल ओवर द यूनिवर्स। इफ़ मैं पूछूं कि यूनिवर्स का चार्ज कितना है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगी ये चीज़। और ये बहुत ही ईजी सी चीज़ है। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ आवर यूनिवर्स? नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। अब जब दो चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो दोनों ही चार्ज्ड बॉडीज़ हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ मेजर्ड बाय कूलम्स लॉ। सबसे पहले कूलम्स आए थे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेज़र किया था। उनका फॉर्मूला था ये: द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, spherical bodies, is given by 1 pi epsilon naught q1 q2 by r square. q1 is the charge on first body, q2 is the charge on the second body, and r is the distance between the two bodies. दोनों बॉडीज सर्कुलर होनी चाहिए। तो कूलम्स लॉ जो है हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, एंड इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ये दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon naught? दिस इज 9 × 10⁻⁹ एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है ये। तो वैल्यूज साथ साथ याद रख लेना, एक अलग पेज बना लेना जहाँ वैल्यूज लिखी हो सबकी कॉन्स्टेंट्स की। बट कूलम्स लॉ फेल हो गया था। वाई? कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। फेल एज इन फेल नहीं हुआ था ये, बट व्हेन वी गो टू द क्वांटम्स, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल ही नहीं था। तो इसकी एक लिमिटेशन थी, क्योंकि आजकल एचसेट वाले कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी क्वेश्चंस डालने लगे हैं। सो वी शुड नो लिटल थिंग्स जहाँ पे हम मार ना खाएं। तो यहाँ इसकी लिमिटेशंस थी। हमारा न्यूक्लियस आया था, जब न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस बनाया और बोर्स मॉडल आया, उसके बाद से जब हमें पता चला न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, देन दिस फोर्स फेल्स। वाई? क्योंकि इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? एज यू नो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट प्रोटॉन्स ऑल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो एक छोटे से के अंदर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज कैसे एक साथ कंबाइन रह रहे हैं, ये इस चीज़ को कूलम्स लॉ नहीं बता पाया। क्योंकि पॉजिटिव दो चार्ज आपस में आ गए पास, तो इनके ऊपर कूलम्स रिपल्शन लग जाएगी, तो इन्हें फार अपार्ट जाना चाहिए, एक को इधर एक को इधर। बट ये फिर भी बाउंड है एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। सो ये शुड रिपेल होने चाहिए थे, बट ये रिपेल नहीं हो रहे। तो कूलम्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड विच इट इफेक्ट्स कैन बी फेल्ट. एक चार्ज है, उसका कितनी दूर तक हम
अफेक्ट फील कर पा रहे हैं वो उसका फील्ड है, वो उसका स्पेस है, एरिया है. हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज? सपोज देयर इज़ अ चार्ज, इसका हम यहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख देते हैं. टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट से लिखेंगे एंड टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. ये चीज़ आपको पेपर में कोई बताएगा नहीं, ये आपको खुद ही कंसिडर करना होता है. सो इट इज़ गिवन बाय फोर्स बाय क्यू नॉट. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम देते हैं लाइक दैट, क्योंकि कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी इज 1/4πε0 Q/r². इसकी यूनिट होती है न्यूटन. कूलम भी होती है एंड इसकी यूनिट वोल्ट मीटर भी होती है, वोल्ट पर मीटर. ये मैं आगे बताऊंगी जब मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस वाले के साथ कंपेयर करूंगी. नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला. ये कहीं जगह यूज़ भी होता है, इसको बहुत जगह यूज़ होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. सो इसको लिखो, साइड में लिख लेना कहीं इंपॉर्टेंट. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है. व्हेन एवर ए चार्ज इज प्लेस समवेयर, तो इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती हैं. ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज तक पहुंचती हैं इस तरह से. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड यूनिडायरेक्शनली होती हैं. ऑब्वियसली पॉजिटिव से जाके नेगेटिव तक जाएंगी. सो दे ऐसा नहीं होगा नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएंगी. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, सपोज़ यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. जहाँ जहाँ डेंसिटी कम होती जाएगी वहाँ फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक टेबल है एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस. ये चीज़ याद रखना, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट. अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअली दिस इज़ बेस्ड ऑन कि कितना एरिया, कितनी लाइन या कितने सरफेस पे कितना चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्या निकालते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. Actually this is used when a object is given of infinite parameters. उसकी लेंथ ना पता हो हमें, सपोज एक इन्फानाइट रोड दे दी, उसकी लेंथ नहीं पता तो उसके पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीनियर चार्ज. या एक सरफेस दे दिया जो इन्फानाइट तक जा रहा है तो हमें उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी एट अ गिवन, जो हमें गिवन है एरिया उसके लिए. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एक्चुअली क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फॉर डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है. डेरिवेशन इज़ नॉट दैट नेसेसरी इन एचटेट. सो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. किसी को अगर ज़्यादा ही नीड है तो अपनी कोई भी +1 +2 की बुक उठाओ, प्रदीप, दिनेश, मॉडर्न्स, एनी ऑफ द बुक. नॉट NCERT. NCERT डजेंट हैव दैट मच एक्सप्लेनेशन जितनी हमें चाहिए होती है फॉर द डिटेल्स. तो आई वुड सजेस्ट कि कोई अदर पब्लिकेशन उठाओ rather than NCERT. NCERT is a very good book. It contains all the things, but you need very high memory to mean what would I say कि अगर NCERT को समझना है तो NCERT के लेवल का माइंड हो. NCERT में हर चीज़ डायरेक्ट नहीं है. सो बेटर गो विद द पब्लिकेशन दैट हैव ईजी लैंग्वेज. तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है फॉर इन्फानाइट चार्ज लाइंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2πε0r. लैम्डा इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी. चार्ज लूप के लिए दिस, इन्फानाइट प्लेन के लिए दिस एंड फाइनाइट लाइन के लिए. देखो इन्फानाइट लाइन और फाइनाइट लाइन के लिए दिस इज़ द सेम. सो लाइन के लिए दिस इज सेम. अब ये चीज़ याद रख सकते हैं. फॉर इन्फानाइट प्लेन और फाइनाइट प्लेन ये भी सेम रहेगा. दोनों में बस चेंज क्या हुआ, देखो इसमें और इसमें लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ हुई है, इसमें प्लेन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ हुई है. नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें हम दो चार्जेस लेते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट पोलैरिटी. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a. ये इसकी एक्सियल लाइन बोलते हैं, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं.
इसका नेट चार्ज 0 होएगा क्योंकि एक दोनों पोलैरिटी में डिफरेंट है बट मैग्नीट्यूड में सेम है। एक आता है P इज़ द डाइपोल, मैंने बाद में निकलवाया। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2a, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इसकी डाइपोल के साथ डायरेक्शन होती है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही डायरेक्शन इसकी डाइपोल मोमेंट की होगी एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सियल लाइन। अब हमें एक पॉइंट एक्सियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल, और इक्वेटोरियल लाइन पे जैसे ही आपका डाइपोल है इस लाइन पे कहीं दूर जाके कोई पॉइंट है P, हमें बताना है कि इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस डाइपोल, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, सपोज दिस इज पॉइंट P, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस डाइपोल। बस ये दो ही याद रखने हैं इसमें। ये हैं दोनों की फॉर्मूलाज, P/2πε0r²। दोनों में डिफरेंस क्या है? E एक्सियल इज इक्वल टू E इक्वेटोरियल। अब ये देखो ये 2 है, इसको 2 टाइम्स करते हैं तो इन दोनों में ये रिलेशन भी है। E एक्सियल इज इक्वल टू डबल ऑफ E इक्वेटोरियल। ये याद रखना हो रख सकते हैं, नहीं रखना हो तो दैट्स इट, कोई ज़रूरी नहीं है। इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, फ्लक्स इज कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया को क्रॉस कर रही है। इसको गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड सरफेस एरिया। वहाँ पे एरिया कितना है उसका, कितने एरिया में से कितनी फील्ड जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। दिस गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी बॉडी। अब यहाँ पे हमारी आती है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहती है कि आपको इतना निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉस थ्योरम फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला देती है, चार्ज एनक्लोज्ड इन बिटवीन बाय एप्सिलॉन। अब यहाँ पे आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये भी हमने गॉस थ्योरम से निकालना है। ये मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, ये वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ये मैंने अभी पीछे टेबल में बताया फॉर्मूला। हमने बस ये गॉस थ्योरम से निकाल लिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये मैंने अभी तक नहीं बताया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी जाता। एक चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये भी हम गॉस थ्योरम से निकालेंगे। किसी भी चार्ज स्फीयर पे उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। उसके इनसाइड इतना होगा और आउटसाइड इतना होगा। जस्ट रिमेंबर दिस। इनसाइड मतलब ऑन द सरफेस, आउटसाइड का तो देखो वही होता है जो मैंने ऊपर लिखवाया ही आपको, ठीक है, यही वाला, ये आउटसाइड का ही है पॉइंट चार्ज वाला। क्योंकि जब एक स्फीयर के बाहर आप निकालोगे ना तो वो स्फीयर इज कंसिडर्ड एट पॉइंट चार्ज। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये इसकी थ्योरी बहुत लंबी है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं बट इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में दूंगी। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो, एंड तक जाते जाते आपको इतनी चीज़ें आ जाएंगी ना कि आपको समझ आएगा कि इस थ्योरी का सिर्फ बेस है। ये तो क्वेश्चंस में जो आएगा ना वो तो थ्योरी में बेस में है ही नहीं। ये फॉर्मूला तो इज़ लाइक स्टार्टिंग है, अभी तो सब कुछ आना बाकी है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दिस। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो हम निकालेंगे, अब सारे फॉर्मूलाज इन द कूलम्स लोगों यूज़ करके निकले हैं। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो फॉर अ पॉइंट चार्ज या फिर चार्ज स्फीयर, पॉइंट चार्ज और चार्ज स्फीयर के लिए ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूलाज रहेंगे, ये याद रखना। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ गया ये। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर नहीं है। डायमेंशंस लिख रही हूँ मैं साथ साथ, अगर किसी को चाहिए हो तो। सो नेक्स्ट आते हैं हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर के इनफाइनाइट क्वेश्चंस आते हैं, तो कैपेसिटर को थोड़ा ध्यान से रखना, लिखना और पढ़ना। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? देखो अगर आपको कुछ लिखने का मन नहीं है ना तो मत लिखो, एक बार मैं बोल रही हूँ आप पढ़ते रहो, आपको तब भी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और ये वीडियोस तो ऐसी हैं कि लास्ट मंथ के लिए स्टोर करके रख लो अपने पास।
लास्ट में जब पेपर से 1 मंथ पहले सारी वीडियोस को ऑन ऑटो मोड पे प्ले करवा लो, बस 1 दिन 2 दिन लगा के सारी वीडियोस एक बार फिर देख लो, सब कुछ इतना रिवाइज हो जाएगा कि आपके क्वेश्चंस बाहर से कहीं आएंगे ही नहीं, इसी वीडियोस में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कैपेसिटर क्या होता है? किसी कंडक्टर की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो कैपेसिटर का चार्ज कितना स्टोर हुआ है, दैट इज C इंटू वी, पोटेंशियल, एंड C इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होती है फैरेड। सबसे पहले हम एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं। तो स्फेरिकल कंडक्टर की जब बात कर रहे हैं, उसका कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस 4πε0 r। r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। सबसे बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर हमारे आसपास क्या है? अर्थ। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होता है? डायरेक्टली पूछा जाता है, ये कुछ नहीं दिया जाता आपको क्वेश्चन में, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो यू शुड नो ओनली द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे और फॉर्मूला में पुट करोगे, दैट विल गिव द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, जो हो जाती है 711 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब कि हमें 1 फैरेड पूरे अर्थ की कैपेसिटेंस नहीं है, तो फिर फैरेड इज़ वेरी बिग यूनिट फॉर द कैपेसिटेंस। सो लेट कीप इट असाइड, सब कुछ माइक्रोफैरेड्स में ही होगा। जो हम जनरल यूज़ करते हैं, मैंने देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को अवॉइड किया है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का अगर आपको फॉर्मूला लिखना ही है साथ में, तो यू कैन गो थ्रू योर बुक और नेट, वहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता। मेन हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही क्वेश्चंस आते हैं, मेन क्या आते ही वही हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर बीच में जो प्लेट्स हैं, इनके बीच में एयर ना हो के कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसका आ जाएगा कैपेसिटेंस दिस, K इंट्रोड्यूस हो जाएगा, K इज़ द डाइलेक्ट्रिक। एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कितनी स्टोर कर सकता है कैपेसिटर? दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स चार्ज। इसके 3 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, हाफ QV, हाफ CV², ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये है, हाफ Q²/C। एंड व्हाट अबाउट द कॉम्बिनेशन? कैपेसिटर्स को हम सीरीज़ में भी कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हैं। इफ़ वी कंबाइन इन सीरीज़, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला ये है। इफ़ वी कंबाइन दैम इन पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे। देखो रेजिस्टेंस से उल्टे फॉर्मूलाज हैं इसके, बस ये याद रखना। अगर एनर्जी, एक कैपेसिटर के पास U1 एनर्जी है, सेकंड के पास U2, और वो सारे सीरीज़ या पैरेलल कैसे भी लगे, उनकी एनर्जी हमेशा ऐड होगी, एनर्जी रिमेन्स सेम। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, जिसकी आपको वेट है कितनी देर से। लेट्स स्टार्ट विद 2024। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने 2024 वाला जो पेपर है वो हाफ ही सॉल्व करके डाला हुआ है, वो पूरा डाल दूंगी मैं, बट लेट्स कंसंट्रेट ऑन द सीरीज़, क्योंकि सीरीज़ में आपको सारे ही क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे वैसे भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 2024 का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क with uniform charge density this and radius at this at height z from its center। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल dV इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² x²। देखो यहाँ पे हम dV निकाल लेंगे। देखो अगर आप यहाँ पे डिस्क वाला चेक करोगे, यूनिफॉर्म चार्ज जिसका, तो आपको पता चल जाएगा, दिस इज़ द फॉर्मूला, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे dq की वैल्यू ले लेंगे। dq की वैल्यू कैसे आई? ये हमें दिया हुआ है, दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ, देखो यहाँ पे गिवन है ये, वेयर हैव बीन, दिस इज़ द चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज बाय एरिया। सो यहाँ पे dq क्या आ जाएगा? दिस सिग्मा इज इक्वल टू dq/2πr/dr, ये आ जाएगा। यहाँ से हम dq की वैल्यू पुट कर देंगे, इस सब को इंटीग्रेट कर देंगे,
पोटेंशियल आ जाएगा 0 से V और ये आ जाएगा 0 से R। हो सब गड़बड़ा जाता है, एक क्लिक हो जाए बस। सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया। नाउ वी हैव जो x है वो x क्या है, हाइट है, बट x इज गिवन एज z इन दी क्वेश्चन, तो पुट कर दो उसको, बस कुछ नहीं, सिंपल था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था यहाँ। मूविंग टू नेक्स्ट। देखो ये वीडियो मैं 30 मिनट्स की ही बनाऊंगी, इसके बाद जो क्वेश्चंस रह जाएंगे दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके और इसकी थ्योरी भी काफ़ी लंबी थी। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा। नो नेट फोर्स ऑब्वियस है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नॉन ज़ीरो टॉर्क, और टॉर्क लग जाएगी लेकिन, क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। सो बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, a long cylinder has a charge density which is proportional to the distance from x। एक लॉन्ग सिलेंडर है जिसकी चार्ज डेंसिटी ये दी हुई है। द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द सिलेंडर। टोटल चार्ज कितना होएगा, चार्ज डेंसिटी दी हुई है q बाय डी ए, यहाँ से निकल जाएगा हमारा टोटल डी क्यू बाय डी ए। सो यहाँ से चार्ज निकल जाएगा, रो की वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर दो। एरिया कितना हो जाएगा सिलेंडर के लिए, 2 पाई आर डी आर, अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया है। सो क्यू इज दिस। अब हमें निकालना है ई कैसे निकलेगा, हम गॉस लॉ से निकाल देंगे। फाई इज द फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू गिवन है हमारे पास। और फॉर द और फ्लक्स की एक और होता है फॉर्मूला, ई इंटू एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल ई। यहाँ पे एल की जगह देखो डी आर पुट किया हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे ई आ जाएगा, सॉल्व करके सब वैल्यूज पुट करेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगी इसमें मैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज दिस। यहाँ पे कूलम्स फोर्स दी हुई है, डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है, नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं। अब ये क्वेश्चन मेरा करवाने का नहीं है, कूलम्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई करना है। यहाँ से चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज इतना है, तो चार्ज किसकी वजह से होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो लग जाएगा एन आ जाएंगे 2। ये तो खुद सॉल्व करके देखना, आपको समझ ही आ जाएगा क्वेश्चन। 5, क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली देखो 2024 में 6 क्वेश्चन थे, मैंने 5 इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। एक आधा क्वेश्चन रह गया हो तो आप खुद देख लेना, क्योंकि समटाइम्स ना कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेटेड टॉपिक से होते हैं, लाइक उसमें मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डायोड वायर्ड सब कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, तो समझ ही नहीं आता कौन से टॉपिक में इंक्लूड करूँ। मैं इंक्लूड कर दूंगी जब वो मैग्नेटिज्म भी करवा दूंगी, तो मैग्नेटिज्म के साथ इंक्लूड कर दूंगी वो टॉपिक्स। यहाँ पर बोला है कि आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन किया गया उसको, व्हेन ए 3 mm की थिक स्लैब उसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखने के लिए जो प्लेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो गया 2.4 mm में। तो हमें क्या बताना है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा दिस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डी बिफोर इंसर्टिंग एनी डिस्क, विच इज इक्वल टू डी डैश, जो अब नया आ गया है एरिया, माइनस टी बाई के। टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, माइनस टी बाई के, जो अब टी बाई के मतलब जो अब स्लैब की वजह से थिकनेस उसमें से ऐड ऑन कर दी है, ठीक है। अब जो नया डिस्टेंस है वो पुराने वाले में 2.4 ऐड किया गया, थिकनेस टी 3 है, 3 बाई के, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 5। सो ये चीज़ थी जो मैंने अभी आपको थ्योरी में इंक्लूड नहीं करवाया फॉर्मूला, ये अब इंक्लूड कर लेना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये 2019 का क्वेश्चन आ गया। ऑन कनेक्टिंग ए दिस 20 picofarad capacitor by a battery, it attains a potential of 50 volt in time of interval of 0.5 सेकेंड। प्लेट एरिया दिया हुआ है, हमें चेंज ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या गिवन है? सी गिवन है, टी गिवन है, ए गिवन है, ये निकालना है। जब भी ये निकालना हो ना, लेट्स इंट्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज गिवन बाय आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी। इसको याद कर लेना फॉर्मूला को। डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस होता है, और कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे डी ई बाई डी टी जब भी निकालना हो या आई डी निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो डी ई बाई डी टी आ गया। ये आई डी इज द करंट, सो करंट इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज इज गिवन बाय सी वी, तो ये फॉर्मूला बन गया। इस सब को अगर आप पुट कर दोगे तो मेरा आंसर तो देखो भाई ये आ रहा है। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है, मेरा तब भी यही आंसर आया था, लेकिन इसमें देखो आंसर जो गिवन है वो ये है। अगर किसी का देखो इसमें मेरे वाले में मिस्टेक मिलती है आपको, कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक किया तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी क्वेश्चन को। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा करेक्ट है, और दिस इज़ द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। सो यहीं तक करते हैं वीडियो। उसके बाद जो क्वेश्चंस रह गए हैं, एक्चुअली इसके 20-25 क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच। आपको कुछ डाउट हो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम्स पे मैं सब PDF शेयर करती हूँ, गो देयर, और इसकी प्रैक्टिस शीट्स भी शेयर करती हूँ हर एक वीडियो के बाद, ताकि आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी प्रैक्टिस कर सको। अगर आप इतना ही मटेरियल कर रहे हो दैट इज़ सफिशेंट फॉर माई सब्जेक्ट। जनरल पार्ट के लिए आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि अगर आप फिज़िक्स के कैंडिडेट हैं तो फिज़िक्स वालों का जनरल पार्ट स्ट्रॉन्ग ही होता है, एक्सेप्ट फॉर द CDP के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, गो फॉर द वन, उसी से आप प्रिपरेशन कर लें। आपके 30 मार्क्स का CDP आता है, 30 में से आपके अप्रॉक्सीमेट 25 तो आ ही जाएंगे तब भी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। और जिनका DSSB का एग्ज़ाम आने वाला है, प्लीज़ सीरीज़ देख के जाना, ऐसा ना हो कि सीरीज़ ना देख के जाओ और कुछ क्वेश्चंस रह जाएं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।